23 अप्रैल और 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से इतिहास बनने जा रहा है? क्या 1977 और 2011 दोहराया जाने वाला है 2026 में? क्या हुआ था 1977 में? क्या हुआ था 2011 में? हुआ यह था कि 1977 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी और वाम मोर्चे की सरकार बनी 34 वर्षों के लिए, उसके बाद कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की राजनीति में विलीन हो गई। 2011 में क्या हुआ? जब सीपीएम चुनाव हारी, बुद्धदेव भट्टाचार्य की पार्टी चुनाव हारी, उसके बाद से आज सीपीएम एक अदद विधायक के लिए पश्चिम बंगाल विधानसभा में तरस रही है। मतलब वाम मोर्चा खत्म। क्या 2026 के विधानसभा चुनाव में जो लेटेस्ट सर्वे आए हैं उसके आधार पर क्या 2026 में ऐसा ही कोई इतिहास रचने जा रहा है? ऐसा ही कोई इतिहास रचने जा रहा है जब ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 4 मई को सत्ता से बाहर होने जा रही है। क्या यह 2% का जो अंतर है, वो अंतर 2% का नहीं बल्कि यह 10% से ऊपर मतदाताओं का अंतर है। पश्चिम बंगाल में डर से मतदाता बोलते नहीं है। क्या ये चुप्पा वोटर जो हैं, ये 16% जो अन्य के खाते में वोटर हैं, वो क्या इतिहास रचने जा रहे हैं? क्या वो ममता बनर्जी की सरकार जाने वाली है? देखिए इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया और मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पश्चिम बंगाल में मतदान 23 अप्रैल को है और 29 अप्रैल को है। 2 चरण में मतदान होना है। केवल पश्चिम बंगाल ही 5 राज्य में अकेला ऐसा राज्य है जहां पर कि मतदान 2 चरण में होना है। 4 मई को परिणाम आएगा तो पता चलेगा आधिकारिक रूप से कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी आई फिर से या ममता बनर्जी 4 मई को गई। भाजपा की सरकार बनेगी या नहीं बनेगी यह तय होगा 4 मई को। लेकिन इस चुनाव से पहले जो सबसे लेटेस्ट सर्वे आया है मित्रों, जो एबीपी न्यूज और मैट्रिज का जो ओपिनियन पोल आया है, उसका जो आंकड़ा है, यह आंकड़ा इस बात को साबित करने के लिए पर्याप्त है मित्रों, साबित करने के लिए पर्याप्त है कि हवा किधर बह रही है। जो एबीपी न्यूज और मैट्रिज का ओपिनियन पोल कैसे पिछले ओपिनियन पोल से अलग है और पिछले विधानसभा चुनाव से और अब जो ये ओपिनियन पोल का आंकड़ा है उसका क्या संबंध है, ये जब आप समझने का प्रयास करेंगे तो मित्रों आप ये इस बात से सहमत होंगे कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर कि इतिहास बनता है। कई मामलों में इतिहास बनता है। एक तो इतिहास बना था 1977 में, मतलब 1977 में बना था इतिहास, जब वाम मोर्चा सत्ता में आई 34 वर्षों के लिए। तो एक दूसरा इतिहास भी बना था मित्रों कि जब कांग्रेस सत्ता से बाहर हुई तो दोबारा पश्चिम बंगाल में सत्ता में वापस नहीं आ सकी। फिर 2011 में 34 वर्षों के बाद इतिहास बना। 2011 में 34 वर्षों के बाद इतिहास बना। टीएमसी सत्ता में आई, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं। लेकिन जैसे कांग्रेस 1977 में साफ हो गई पश्चिम बंगाल से, वैसे ही सीपीएम आज पश्चिम बंगाल में विधानसभा में सीपीएम के एक भी विधायक नहीं है। जैसे लंका में युद्ध के बाद रावण का सर्वनाश हो गया था, वैसे ही आप कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में वामपंथ का सर्वनाश हो गया। 2021 के विधानसभा चुनाव आते आते न लोकसभा में एक भी सांसद, न विधानसभा में एक विधायक, यह स्थिति हो गई वामपंथ की। तो क्या ये जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं मित्रों, इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जब जाएंगी तो फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। मैं क्यों कह रहा हूं, समझिए आप आंकड़ों से मित्रों। दूसरा एक और इतिहास बनता है पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनावों में। आप याद कीजिए 2011 से पहले जितने भी चुनाव हुए थे, हर चुनाव में मैं कह सकता हूं कि 1996 के बाद से जितने भी विधानसभा चुनाव हुए पश्चिम बंगाल में, उसमें ममता बनर्जी के साथ और उससे पहले कांग्रेस के नेताओं के साथ सीपीएम के लोगों ने कौन कौन सा व्यवहार किया था, कितनी हिंसा होती थी,
चुनाव पूर्व हिंसा, चुनाव के दौरान हिंसा, चुनाव बाद हिंसा। आज वही काम तो ममता बनर्जी की सरकार में हो रहा है। तो आपको लगता है कि मतदान करने वाले मतदाता पश्चिम बंगाल में 100% खुल के बोलते हैं? नहीं। इसीलिए आप 10% ऐसे मतदाताओं को मानकर चलिए मित्रों जो चुप्पा वोटर है पश्चिम बंगाल में। आप कितना भी माइक लगा दीजिए, आपने देखा होगा टीवी चैनल्स वाले यूट्यूबर्स पश्चिम बंगाल के मतदाताओं के आगे माइक लगा देते हैं, बताइए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। किसका काम आपको पसंद है? तो बोलेगा कि मोदी भी का काम भी पसंद है, ममता का काम भी पसंद है। जीतेगा कौन? दोनों जीत सकता है। मतलब पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश है मित्रों जहां पर कि किसी भी नेता के खिलाफ और विशेषकर जो दल सत्ता में है उसके खिलाफ कोई जुबान नहीं खोलता है, क्योंकि पता है जुबान खोलने का मतलब क्या होता है। तो पश्चिम बंगाल में मित्रों ऐसे 16% मतदाता हैं जो जुबान नहीं खोल रहे हैं। सबसे बड़ा अंतर समझिए, पश्चिम बंगाल में 16% ऐसे मतदाता हैं जो जुबान नहीं खोलना चाहते कि वो किसे वोट देने वाले हैं। और जो आंकड़े निकल कर आए हैं मित्रों उसमें तृणमूल कांग्रेस को, टीएमसी को वोट मिल रहा है 43%। 43% जो लेटेस्ट सर्वे है एबीपी न्यूज और मैट्रिज का, उसके आधार पर 43% टीएमसी, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव में याद कीजिए टीएमसी को कितना मिला था? 48%। मतलब पिछले विधानसभा चुनाव से 5% कम वोट मिल रहा है ममता बनर्जी की पार्टी को, टीएमसी को। और भारतीय जनता पार्टी को कितना मिल रहा है? 41%। मतलब पिछली बार से 2% ज्यादा। ममता बनर्जी का 3% वोट, 5% वोट का नुकसान, भारतीय जनता पार्टी को 2% वोट की बढ़त। इसका मतलब ममता बनर्जी का 3% वोट कहां जा रहा है? मैं कुछ आंकड़े जो आपको बता रहा हूं मित्रों ये समझिए, ममता बनर्जी का 3% वोट फिर जा कहां रहा है? जब बीजेपी 39 से 41 पर पहुंच रही है, बीजेपी 39 से 41 पर, ममता बनर्जी 48 से 43 पर, 43 पर। तो ममता बनर्जी का 2% वोट तो मान लीजिए बीजेपी का आया, तो 2% बीजेपी के पास बढ़ गया, बीजेपी का वोट बढ़ा। लेकिन और जो ममता बनर्जी का वोट घटा वो कहां गया? 3% वोट। वो 3% वोट जा रहा है मित्रों, कांग्रेस लड़ रही है 294 विधानसभा सीट, याद रखिए। पिछली बार सीपीएम, आईएसएफ, मतलब पूरा लेफ्ट, सीपीएम अकेले नहीं, सीपीएम, सीपीआई, आरएसपी, फॉरवर्ड ब्लॉक, ये जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन थे, आईएसएफ और कांग्रेस, ये सब मिलकर चुनाव लड़े थे। तो चुनाव मिलकर लड़े तो वोटों का विभाजन कम हुआ। पिछली बार हुमायूं कबीर एआईएमआईएम जैसा दल नहीं था। तो ये 3% जो वोट आईएसएफ, हुमायूं कबीर, एआईएमआईएम, सीपीएम, कांग्रेस के पक्ष में अगर जा रहा है तो ये 3% वोट किसका है? कौन मतदाता है? ये कौन है? अगर आप गौर से देखेंगे मित्रों तो आप एक चीज तो जानते हैं आप कि ममता बनर्जी की सरकार पिछली बार भी बनी थी और इस बार भी बनेगी। उसका सबसे बड़ा फैक्टर क्या है? सबसे बड़ा फैक्टर है 27%। यह बात मैं बता रहा हूं, ऑफिशियल 27%, अनऑफिशियली इससे ज्यादा है मुसलमान मतदाताओं की संख्या पश्चिम बंगाल में। क्योंकि ये जो आंकड़ा है ये 2011 के जनगणना के आंकड़ा है 27% मुस्लिम आबादी। तो इस 27% का 90% वोट मुसलमानों का मिलता है किसको? ममता बनर्जी को। कितना हो गया? लगभग 24%। और 24% मुसलमान का वोट और ममता बनर्जी को मिल रहा है कितना? 43%। मतलब हिंदू का 19% वोट। 70% आबादी हिंदुओं की है। अगर मैं 73 कर दूं उसको, अगर आधिकारिक से ही कर रहे हैं तो 73,
73 में 19%, मतलब कितना हुआ? लगभग 26% हिंदू, मात्र 26% हिंदू ममता बनर्जी के साथ हैं, मात्र 26%। इसका मतलब यह होता है कि हिंदू आबादी मात्र 26% ममता बनर्जी के साथ है। एक सबसे बड़ा आंकड़ा का, ये आंकड़ों का विश्लेषण से ये निकल कर आता है। दूसरा एक और चीज है, जब ममता बनर्जी का वोट कट रहा है तो ये जो 3% वोट कट रहा है, तो उसमें निश्चित है कि 70% हिस्सा मुसलमानों का होगा, क्योंकि ममता बनर्जी को 90% मुसलमान का वोट मिल रहा है और 30%, 26-27% वोट मात्र हिंदुओं का मिल रहा है। तो आप मानकर चलिए कि उसमें जो वोटर होंगे हिंदू तो 26% ही होंगे, अधिकतर तो मुसलमानों का वोट है। मतलब ममता बनर्जी से जो कट रहे हैं मुस्लिम मतदाता, वो तो सीधा ममता बनर्जी का नुकसान है, बीजेपी का फायदा है, गेन है। और दूसरा, टीएमसी के, चूंकि वहां जो सिंडिकेट कट मनी की जो इकोनॉमी है पश्चिम बंगाल में, हर गांव में, पंचायत में, हर वार्ड के अंदर सरकार के संसाधनों पर, सरकार के सिस्टम पर टीएमसी के कार्यकर्ताओं का कब्जा है। इस डर से पश्चिम बंगाल की एक बड़ी आबादी है जो डर से नहीं मुंह खोलती है ममता बनर्जी के खिलाफ, या फिर किसी भी सर्वे एजेंसी के सामने वो बोलते हैं कि आई शैल वोट इन द फेवर ऑफ द ममता बनर्जी। लेकिन बूथ पर कई चर्चा आ रही है, चुप्पे चाप कमल छाप, ये चर्चा आ रहा है। लोग बता रहे हैं कि घर के अंदर जाकर बात कीजिए, तो इस बार ममता जाएगी। और लोग बोल रहे, खुलकर बोल रहे, ममता मतलब मुस्लिम पार्टी, टीएमसी मतलब मुसलमानों की पार्टी। लोग खुलकर बोल रहे हैं, लेकिन घर के अंदर, घर के बाहर नहीं, डर से। तो ये जो चुप्पा वोटर है, क्या वो 2% का जो आंकड़े का डिफरेंस है, एक और आंकड़ा समझिए मित्रों, एक और आंकड़ा समझिए। अब आप देखिए कि जो सीएम पद की पसंद के मामले में भी जो आंकड़ा निकल कर आया है, उसके आधार पर 46% लोग ममता बनर्जी के साथ हैं, क्योंकि स्वाभाविक है ममता बनर्जी की पार्टी को मिल रहा है 43% वोट, और सीएम के रूप में पसंद है ममता बनर्जी 46% लोगों की। मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जो वोट कांग्रेस को जा रहा है, जो वोट, ये बात मैं जोर बता रहा हूं आपको कि ममता बनर्जी का 2% वोट ही बीजेपी के पास आ रहा है, 3% वोट जा रहा है कहां? कांग्रेस, एआईएमआईएम, हुमायूं कबीर, आईएसएफ, सीपीएम के पास। इसीलिए वो 43% वोट जो सीपीएम को मिल रहा है, उन वोटर्स को 46% वोट ममता बनर्जी सीएम के रूप में पसंद है, सीएम के रूप में ममता बनर्जी को देखना चाहते हैं। लेकिन वोट जाने वाला है किसको? स्थानीय उम्मीदवारों के कारण, कहीं सीपीएम को, कहीं कांग्रेस पार्टी को, कहीं एआईएमआईएम को, कहीं हुमायूं कबीर को। यह स्थिति है, इसीलिए यह कोरिलेट कर रहा है। अब आप समझिए। और शुभेंदु अधिकारी, मैं बताऊं, शुभेंदु अधिकारी का आंकड़ा है 35% का, 34.9%, मतलब लगभग 35%। मित्रों, आपको लगेगा कि आंकड़ा 11% का डिफरेंस है ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में, मतलब 11.5% का डिफरेंस है। लेकिन मित्रों, आप एक चीज बताइए, 11.5% का डिफरेंस तो है, लेकिन क्या भाजपा ने अब तक शुभेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया है? नहीं किया है। और जब तक बीजेपी मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करती है, तब तक कई लोगों को लगता है कि दिलीप घोष भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, कई लोगों को लगता है कि सुकांतो मजूमदार भी बीजेपी सीएम बन सकते हैं, कई लोगों को लगता है कि सौमिक भट्टाचार्य भी सीएम बन सकते हैं। तो यह स्थिति है। तो अगर बीजेपी शुभेंदु अधिकारी को सीएम का कैंडिडेट घोषित कर देती, तब असली मुकाबला आप देखते। तब यह आंकड़ा भी जो 46 और 34 देख रहे हैं ना, ये 46 और 44 जरूर होता।
तब ये 46 और 35 नहीं होता, ये 46 और 44 होता, गारंटेड है। क्योंकि जो वोटर आज सुकांतों का समर्थन कर रहे हैं, समीक भट्टाचार्य और दिलीप घोष का समर्थन कर रहे हैं, वो तो ममता के खिलाफ का वोटर है। वैसे ही जो मोहम्मद सलीम के पक्ष में वोटर हैं, जो कांग्रेस पार्टी के जो मतलब अधीर रंजन चौधरी हैं या मौसम नूर को जो मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं, कांग्रेस को वोट देने वाले लोग, सबको पता है कि नाइदर अधीर रंजन चौधरी नॉर मौसम नूर कैन बी द चीफ मिनिस्टर दिस टाइम, they are chief ministerial candidate। तो ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस के कारण स्पष्ट इशारा है कि पश्चिम बंगाल में हवा किधर बह रही है। पश्चिम बंगाल में मैं ये 2% नहीं, मैं तो मान रहा हूं कि 10% कम से कम ऐसे वोटर्स हैं पश्चिम बंगाल में जो चुप्पा वोटर है, डरा हुआ वोटर है। और वो वोट बीजेपी को तभी मिलेगा मित्रों, जब बीजेपी ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो जाएगी कि आपको चुनाव के बाद भी कोई टीएमसी वाला छू नहीं सकता। यह सबसे बड़ा सवाल है। और इस बार जो चुनाव आयोग की कार्रवाई, सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग जिस प्रकार से चल रही है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने खुद गलती की है, सुप्रीम कोर्ट जाकर सुप्रीम कोर्ट को ले आई चुनाव की लड़ाई में, और अब ममता बनर्जी की एक गलती इतनी भारी पड़ने वाली है सुप्रीम कोर्ट को इसमें ले आने की कि अब चुनाव आयोग पर भी ममता बनर्जी खुलेआम आरोप नहीं लगा सकती कि चुनाव आयोग बीजेपी से मिलकर काम कर रही है, बल्कि चुनाव आयोग भी सुप्रीम कोर्ट के अंडर काम कर रही है। हर चीज का मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि वो भर रात जगकर मालदा वाले घटना की मॉनिटरिंग कर रहे थे, कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के संपर्क में थे। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि पश्चिम बंगाल का यह विधानसभा चुनाव कितना बड़ा परिवर्तन का वाहक बनने जा रहा है, इतिहास बनने जा रहा है। वैसे ही जैसे 1977 का इतिहास बना, 2011 में इतिहास बना, 2026 में इतिहास बना। आप कितने सहमत हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक हमारी बातें पहुंच सके। और अब तक यदि पॉलिटिकल आइडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू इट। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।